Hello friends, welcome to Study in Gurukulam. This is for UPSC, PCS, SSC, CDS and all other competitive exams. आज से मैं NCERT सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। इसमें मैंने NCERT जियोग्राफी क्लास 6 को कवर किया हुआ है। मैं और भी सब्जेक्ट की NCERT लेकर आऊँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे NCERT जियोग्राफी की। ये पार्ट 1 है, इसमें मैंने चैप्टर 1 to चैप्टर 3 कवर किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम क्या है और भी जितनी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। सेलेस्टियल बॉडीज़ जिसे हिंदी में खगोलीय पिंड भी कहते हैं। तो देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। आप यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं, जो भी आप रात में इस आसमान में स्काई में देखते हैं, चमकीली चीज़ें जितनी भी आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो स्टार हो या कॉमेट्स हो या मून हो, या फिर आप दिन में देखते हैं सन दिखाई देता है आपको, और जितने भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं या एस्टेरॉयड, मीटियोरॉइड्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं पूरे यूनिवर्स में, स्पेस में, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ में आती हैं। ओके, तो इसे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ये देखिए, मैंने सेलेस्टियल बॉडीज़ का इमेज लगाया हुआ है। इसमें सब कुछ है, सारे प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी स्टार्स होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, कुछ हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो भी होते हैं। तो वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ में आते हैं। ओके, तो सेकंड है कॉन्स्टलेशंस। देखते हैं कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं। कॉन्स्टलेशन जब हम रात में आसमान में देखते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि आसमान में कुछ आकृति बनी हुई है, कुछ हमें पैटर्न टाइप का लगता है कि ये कोई पैटर्न या कोई आकृति बनी हुई है। तो उस आकृति को ही हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। इसको हिंदी में नक्षत्र मंडल कहते हैं। और कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो होते हैं वो मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, वेरियस पैटर्न बनाते हैं, कई तरह के अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, तो उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि एक फेमस एग्जांपल है उर्सा मेजर। इसे इंग्लिश में उर्सा मेजर कहते हैं और हिंदी में सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 7 तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह होता है और ये मिलकर उर्सा मेजर बनाते हैं, सप्तऋषि। ये देखिए, ये है उर्सा मेजर। और एक दूसरा एग्जाम्पल है उर्सा माइनर, ये उर्सा मेजर से छोटा होता है। तो ये 2 कॉन्स्टलेशन है, इनका नाम याद रखिए। ओके, नेक्स्ट है प्लैनेट। प्लैनेट को हिंदी में ग्रह कहते हैं। हम सब जानते हैं प्लैनेट, हम भी जहाँ रहते हैं वो भी एक प्लैनेट ही है, अर्थ एक प्लैनेट है। और इसी तरह अर्थ की तरह ही और भी प्लैनेट हैं। टोटल 8 प्लैनेट हैं हमारे यूनिवर्स में। ओके, सो हम जानते हैं प्लैनेट क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्लैनेट की न तो अपनी कोई लाइट होती है, न ही कोई अपनी हीट होती है। ओके, प्लैनेट को लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? प्लैनेट को लाइट और हीट सन और मून से मिलता है। मून, हमारे अर्थ को मून से मिलता है, और जितने प्लैनेट्स हैं उनको अपनी अपनी सैटेलाइट से मिलता है और सन से मिलता है। ओके, तो ये प्लैनेट के बारे में है। और ये एक बात जान लीजिए कि प्लैनेट जो है ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से लिया गया है। प्लैनेटाई का मीन्स होता है वंडरर। ओके, प्लैनेटाई का मीन्स वंडर होता है। तो आइए हम देखते हैं कितने प्लैनेट्स हैं। फर्स्ट प्लैनेट जो है वो मरकरी है, जिसे हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। मरकरी ये सन के सबसे पास होता है और इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही हॉट होता है, बहुत गर्म होता है, यहाँ कोई पहुँच भी नहीं सकता। सेकेंड है मरकरी के बाद आता है वीनस। वीनस के बाद आता है अर्थ, आवर प्लैनेट अर्थ। ओके, वीनस को अर्थ का ट्विंस कहते हैं, मीन्स जुड़वा। वीनस को अर्थ का जुड़वा कहते हैं क्योंकि ये दोनों साइज में लगभग बराबर होते हैं। अर्थ के बाद आता है मार्स। मार्स लाल ग्रह है, इसे लाल ग्रह कहते हैं, दूर से देखने में रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, मार्स के बाद आता है जुपिटर। ये याद रखिए, जुपिटर यूनिवर्स में सारे प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न। ओके, सैटर्न के बाद यूरेनस एंड देन नेपच्यून। नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह होता है क्योंकि ये सन से काफ़ी दूर होता है। और एक बात और याद रखिए, नेपच्यून जो है वो मीथेन गैस से बना होता है। ओके, और एक चीज़ और याद रखिए, ये सैटर्न और यूरेनस जो प्लैनेट्स हैं, इनके प्लैनेट्स के अराउंड एक रिंग टाइप की बनी होती है, एक रिंग होता है, और किसी प्लैनेट्स में ये रिंग नहीं होती है। और ये तो ये प्लैनेट के बारे में हो गया, आप जान ही गए होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है द सन। सन, सूरज क्या है, सन क्या है। ये बात याद रखिए, सन जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम एंड इट इज़ अ वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा होता है और बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। उसी से हमें लाइट मिलती है। और सन में जो होता है एक पुलिंग फोर्स होता है,
क्योंकि सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। तो वो प्लैनेट कैसे रिवॉल्व करते हैं? सन क्या करता है, अपने पुलिंग फोर्स से सारे प्लैनेट्स को बाइंड किया रहता है, मतलब बांध के रखा रहता है, इसलिए वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। और एक ये फैक्ट है, इसे याद कर लीजिए, सन की जो अर्थ से दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर है। ओके, मैं आपको इतना ही बताऊंगी जितना एनसीईआरटी में दिया गया है, जितना सफिशिएंट है। अभी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं बताऊंगी मैं आपको इसमें, क्योंकि इसके लिए अलग से मुझे टॉपिक पढ़ाने होंगे, ठीक है। तो अभी मैं एनसीईआरटी को सिर्फ कवर करूंगी। सो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट टू द सन। सन के बाद जो तीसरा प्लैनेट है वो अर्थ है। और ये चीज़ याद रखिए कि अर्थ जो है साइज में, इन साइज अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में अर्थ जो है वो पांचवा लार्जेस्ट प्लैनेट है। और इसका शेप जियोइड है, इसका शेप जो है वो जियोइड है, मीन्स अर्थ लाइक शेप है, थोड़ा सा इलिप्टिकल। इसका थोड़ा सा प्लेट जो शेप जो है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड है, इसको कहते हैं, ठीक है। ये मतलब अपने पोल पर पूरी तरह से फ्लैट नहीं है, स्लाइटली फ्लैटेंड होता है। और इसके पास हमारे अर्थ में जो सबसे यूनिक बात है वो ये है कि यहाँ वाटर भी है, एयर भी है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। और किसी भी प्लैनेट में आप जाएंगे ना आपको वाटर मिलेगा ना एयर मिलेगा, या आप मून पर ही जाएंगे सैटेलाइट में तो वहाँ भी ना वाटर मिलेगा ना एयर मिलेगा। सिर्फ प्लैनेट ही एक ऐसा प्लैनेट है सारे प्लैनेटों में जिसमें वाटर और एयर है, जहाँ हम लोग अपनी सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ हम रह सकते हैं, ठीक है। और अर्थ जो है, अर्थ का 71% पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, दूर से दिखने में ब्लू लगता है। नेक्स्ट है द मून। मून क्या है, ये देखिए मैंने मून का बनाया हुआ है। सबसे पहले हम जानते हैं मून क्या है। मून एक अर्थ की एकमात्र सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। एंड मून की जो डायमीटर है वो अर्थ की डायमीटर की 1/4वीं भाग है, मतलब 1/4 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। ओके, तो और इसकी अर्थ से जो दूरी है, हम लोग रात में देखते हैं मून, मून अर्थ से कितना दूर है मैं आपको बता दूं, ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है मून अर्थ से, ठीक है। और मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड घूमता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसी तरह मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। और ये रिवॉल्व करने में 27 दिन का समय लगाता है, ये याद रखिए। मून के पास भी कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है फॉर सर्वाइवल, सर्वाइवल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, न वहाँ वाटर है न एयर है। बट मून के पास माउंटेन है, डिप्रेशंस हैं, प्लेन्स हैं। आप कभी भी मून को देखते हैं रात में तो आपको कुछ दाग धब्बे दिखाई देते हैं, तो वो दाग धब्बे क्या है, वो माउंटेन्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए ये मैंने लगाया हुआ है, जितने भी प्लैनेट हैं वो कितने टाइम में कितना टाइम लेते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, या अपने एक्सिस को में रोटेट करने में कितना टाइम लेते हैं, मैंने पूरा लगाया हुआ है। इससे आप पढ़ सकते हैं, ज़रूर एग्जाम में आता है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये प्लैनेट या वो प्लैनेट कितना टाइम लगाता है सन के अराउंड या अपने एक्सिस पर। ओके, तो ये देख लीजिए। मैं आपको इसमें कुछ बता दूं, इसमें मरकरी जो है वो सबसे कम टाइम लगाता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, क्योंकि मरकरी सन के सबसे नज़दीक है तो वो कम टाइम लगाता है। और सबसे ज़्यादा टाइम क्या लगाता है, नेपच्यून। नेपच्यून कितना लगाता है, वो 164 ईयर में कंप्लीट करता है, ठीक है। और अर्थ का तो आप जानते ही हैं, अर्थ 365 दिन लगाता है। एक्चुअली अर्थ 365 दिन 6 घंटे लगाता है, 365 डेज एंड 6 आवर लगाता है। बट हम लोग 365 डेज ही लेते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी इसके बारे में आपको, ठीक है। और अर्थ कितने अपने एक्सिस पर कितना टाइम लेता है रोटेट करने में, 1 डे 24 आवर लेता है, 24 आवर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो 8 प्लैनेट हैं, तो 8 प्लैनेट में से हमारा जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, ये चारों प्लैनेट जो है इन्हें इनर प्लैनेट कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये रॉक से बने होते हैं। ओके, ये रॉक से बने होते हैं, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये सन के रॉक से बने होते हैं। और इनर प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सन के बहुत नज़दीक होते हैं। और जो चारों बचे हुए प्लैनेट हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये सन से बहुत दूर हैं और बहुत ही ह्यूज प्लैनेट हैं, बहुत बड़े प्लैनेट हैं, और ये गैसेस और लिक्विड के बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें आउटर प्लैनेट कहते हैं। ये चीज़ याद रखिए। नेक्स्ट है सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है, जैसे मैंने बताया कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, उसी तरह कुछ सैटेलाइट हमारे स्पेस में होते हैं, वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं। आप सुनते होंगे न्यूज़ में, इसरो ने ये रॉकेट लॉन्च किया, या नासा ने ये सैटेलाइट लॉन्च की, इसरो ने ये सैटेलाइट लॉन्च की, तो वो ह्यूमन मेड सैटेलाइट होते हैं जो वो लॉन्च करते हैं।
सैटेलाइट का वर्क होता है अपने बॉर्डर की निगरानी के लिए या एग्रीकल्चर के लिए या अपने जीपीएस सिस्टम के लिए या नेविगेशन के लिए, बहुत सारी चीज़ों में उसका यूज़ होता है और इसलिए सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। सारे कंट्री अपनी अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ठीक है। इंडिया भी सैटेलाइट लॉन्च करता है अपना। और सैटेलाइट क्या होती है आपको मैंने बताया था, इट इज़ ऑल्सो अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट। ये भी सेलेस्टियल बॉडी ही होती है क्योंकि ये स्पेस में होती है और ये भी प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, ठीक है। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है वैसे सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड मूव करती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए आप लोग, ठीक है। ये आगे आप लोग को बहुत काम आएगा, इस छोटे छोटे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं इन सबको बहुत ही क्लियर रखिए। नेक्स्ट है एस्टेरॉइड्स। हम देखते हैं एस्टेरॉइड्स क्या होता है। एस्टेरॉइड्स कुछ स्पेस में स्मॉल डेब्रीज होती हैं। डेब्रीज मतलब कुछ पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं जो आसमान में घूमते रहते हैं स्पेस में, ठीक है। देखिए जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है, इमेज में आपको दिख रहा है ना इसमें कि कुछ छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो ऐसे स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो यही जो होते हैं टाइनी बॉडीज होती हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये भी सन के अराउंड ही मूव करते हैं, ठीक है। एंड दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। इन बॉडी को एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और एस्टेरॉइड बेल्ट्स, ये एक क्वेश्चन है जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, तो ये आप याद रखिए कि एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो मार्स, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट्स पाई जाती है। मार्स जो प्लैनेट है और जुपिटर प्लैनेट जो है उन दोनों के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट पाई जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। नेक्स्ट आते हैं मेटियोरॉइड्स क्या होता है। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स, ये भी एक स्मॉल पीसेज होते हैं रॉक्स के, विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं और इन्हें मेटियोरॉइड्स कहते हैं। मेटियोरॉइड्स को हम देखिए, इसमें मेटियोरॉइड्स के बारे में हम जानते हैं क्या है मेटियोरॉइड्स। मेटियोरॉइड्स स्पेस में ट्रेवल करते हैं और वो जब एयर के संपर्क में आते हैं तो उनका फ्रिक्शन होता है, ठीक है। उनमें फ्रिक्शन होता है कुछ, उन फ्रिक्शन की वजह से वो मतलब बर्न करने लगते हैं, उनमें लाइट आ जाता है, फ्लैश होने लगते हैं वो। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बर्न करते हुए बहुत तेजी से अर्थ पर आते हैं नीचे, और वो बिना पूरी तरह से जले हुए, पूरी तरह से वो जलते भी नहीं है, जल नहीं पाते, और वो अर्थ पर आकर गिर जाते हैं। जब वो अर्थ पर आकर गिरते हैं तो बहुत बड़ा हॉलो क्रिएट हो जाता है। हॉलो मीन्स बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाता है अगर वो बिना जले अर्थ पर। देखिए आप देख रहे हैं इस इमेज में कैसे वो बिना जले अर्थ पर आकर गिर रहा है, ठीक है। इसी तरह आते हैं और जब वो अर्थ पर गिरते हैं तब उन्हें मीटियोरॉइड्स कहते हैं। ये चीज़ याद रखिए, मीटियोरॉइड्स कहते हैं, ठीक। और एक चीज़ और कुछ फैक्ट हैं, इसको भी याद रखिए कि मीटियोरॉइड्स को हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं, या तो मीटियोरॉइड्स कहते हैं या फिर शूटिंग स्टार्स कहते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कॉमेट। कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स को हिंदी में कहते हैं पुच्छल तारा। कॉमेट्स को हेयरी स्टार भी कहते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा सा टेल होता है, इन्हें हेयरी स्टार भी कहते हैं। और कॉमेट जो होते हैं वो सन के अराउंड एक रेगुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। एक उनका स्थायी कक्ष होता है, वो उसमें मूव करते हैं सन के अराउंड, ठीक है। लेकिन ये ऑर्बिट जो है वो इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेटेड ऑर्बिट्स होते हैं। और ये कभी कभी ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं मूव करने में, जैसे कि 100 and 1000 ऑफ ईयर्स भी लेते हैं एक रिवॉल्यूशन। सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में ये 100 या 1000 ईयर्स भी लेते हैं कॉमेट्स जो हैं। और ये भी बहुत तेज़ी से ग्लो करते हुए कभी कभी नीचे आते हैं। आप देखते होंगे कहते हैं लोग कि तारा टूटा विश मांगो, इस तरह से बातें हैं, तो ऐसे टूटते हुए ये नीचे आते हैं बहुत तेज़ी से ग्लो करते हुए, ठीक है। ये देखिए मैंने एक फैक्ट लगाया, वही एनसीईआरटी में दिया था। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने सबसे पहले मून पर अपना कदम रखा था वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 21 जुलाई 1969 को मून पर कदम रखा था। ये देखिए मैंने इमेज लगाई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट वो भी ऐसे गए होंगे और अपने देश का झंडा फहराए होंगे इस तरह ही मून पर। नेक्स्ट है राकेश शर्मा, इंडियन। ये सबसे पहले इंडियन थे जिन्होंने मून पर कदम रखा था ऑन 2 अप्रैल 1984 को, ठीक है। 2 अप्रैल 1984 को ये मून पर गए थे। और एक बात इनके बारे में इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बता दूं कि ये जब मून से वापस लौट कर आए थे तो उस टाइम की जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, तो उन्होंने पूछा इनसे कि हमारा देश कैसा लगता है मून से देखने पर। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सो मैंने आपको बता दिया आपकी जानकारी के लिए। सो ये चैप्टर 1 था
जो मैंने पूरा कवर किया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। ये छोटे छोटे टर्म है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको आगे काम आएंगे। ये सब बेसिक नॉलेज है, आप इसे सिर्फ समझिए, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसे समझेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आपको पूरी ज्योग्राफी समझने में, पूरा मैप समझने में, सब कुछ समझने में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो हम देखते हैं क्या है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखिए यहाँ मैंने इक्वेटर बताया हुआ है। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है। ये देखिए, ये है इक्वेटर, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, ये देखिए, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। एक तो ये नॉर्थ वाला भाग है और ये दूसरा साउथ वाला भाग है। ठीक है, नॉर्थ भाग को जो है वो हम उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं एंड साउथ वाले पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। इक्वेटर की जो डिग्री होती है वो 0 डिग्री पर होता है इक्वेटर। ये चीज़ याद, ये एक रेफरेंस लाइन, हम जैसे लैटिट्यूड सारे कोई हम लाइन खींचते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रेफरेंस लाइन है। इसी तरह सारे लैटिट्यूड की एक रेफरेंस लाइन है जो इक्वेटर है। और कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं, तो ये आप बताइएगा इक्वेटर को ग्रेट सर्कल कहते हैं, क्योंकि अगर आप इक्वेटर का पूरे अर्थ पर एक गोला बनाइए, सर्कल बनाइए, तो सबसे बड़ा सर्कल जो होगा वो इक्वेटर का होगा। ठीक है, क्योंकि आप अगर इक्वेटर से ऊपर जाते हैं या इक्वेटर से नीचे सदर्न में जाते हैं तो जो उनका जो सर्कल होगा और सारे लैटिट्यूड का जो सर्कल होगा वो छोटा होता जाएगा। ये देखिए, ये छोटा होता जाएगा, इसी तरह छोटा होते होते नॉर्थ पोल में एकदम छोटा हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। तो ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं? इक्वेटर को कहते हैं। और स्मॉल सर्कल किसे कहते हैं? नॉर्थ पोल। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। और इक्वेटर क्या करता है, मैंने आपको बता दिया, ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट ये देखिए मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। अगर नोट्स बनाना चाहें तो आप इसमें से नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, व्हाट आर लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स मैंने बताया आपको इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लॉन्गिट्यूड जो होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। ओके, ये देखिए, ये अर्थ पर जो ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है ना, इस तरह की लाइन्स यहाँ पर, ये सब लॉन्गिट्यूड्स हैं। पूरी टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होती हैं। ये चीज़ याद रखिए, कितने लॉन्गिट्यूड होते हैं? पूरे टोटल 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। और लॉन्गिट्यूड का काम क्या होता है? लॉन्गिट्यूड हमें टाइम डिसाइड करने में, डेट डिसाइड करने में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों इम्पॉर्टेंट है। और लॉन्गिट्यूड को हम डिग्री में मेज़र करते हैं, लैटिट्यूड को भी हम डिग्री में मेज़र करते हैं। लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाता है, नॉर्थ पोल को टच करता हुआ आता है नीचे साउथ पोल तक। पूरे लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक टच करते हुए आते हैं। और एक बात याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि लॉन्गिट्यूड जब ऊपर की ओर जाता है तो दो लॉन्गिट्यूड की बीच की जो डिस्टेंस है, दो लॉन्गिट्यूड की बीच की जो डिस्टेंस है वो घटती है या बढ़ती है ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए? मीन्स नॉर्थ में जाते हुए, साउथ में नीचे जाते हुए, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है या घटती है? तो आप खुद देख सकते हैं इसमें कि इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस घटती है अगर आप ऊपर जाते हैं। इसलिए घटती है क्योंकि एक नॉर्थ पोल एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं और नीचे एक पॉइंट पर साउथ पोल पर जाकर मिलते हैं। ठीक है, तो ये है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, आप इसे अच्छे समझिए। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसमें, ये देखिए मैंने थोड़ा सा वीडियो आगे कर दिया है आपको समझाने के लिए कि ये देखिए, ये एक लाइन होती है। ठीक है, लंदन में एक लाइन है जो ग्रीनविच एक विलेज है लंदन में, वहाँ से होकर जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था लैटिट्यूड में इक्वेटर रेफरेंस लाइन है, उसी तरह लॉन्गिट्यूड में ये लाइन जो है जो लंदन से होकर जाती है, इसे हम 0 डिग्री मानते हैं और ये लॉन्गिट्यूड की रेफरेंस लाइन होती है। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। लॉन्गिट्यूड की रेफरेंस लाइन होती है। आप सोच रहे होंगे कि इसको रेफरेंस लाइन क्यों माना गया है, तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पर रेफरेंस लाइन इसलिए माना गया है क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिश की रॉयल ऑब्जर्वेटरी, जहाँ पर साइंटिस्ट संशोधन करते हैं, खोज करते हैं, वहाँ पर वो ऑब्जर्वेटरी मौजूद है। इस वजह से इस लाइन को 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन इसे कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन माना गया है इस लाइन को। और इसके 180 डिग्री ईस्ट इधर होता है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है। 180 डिग्री ईस्ट इधर होता है और 180 डिग्री लाइन इधर होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 360 लाइन, 360 लाइन होती है, 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। ओके, ये बात याद रखिए। और सो नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे इधर।
ये मैंने कवर कर दिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। अब एक मेन जो बात है इसमें यहाँ पे ये है कि कुछ पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड के, कुछ लैटिट्यूड हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जानना जरूरी है इन लैटिट्यूड के बारे में। पहले तो मैंने इक्वेटर के बारे में आपको बता दिया कि इक्वेटर की रेफरेंस लाइन है 0 डिग्री पर होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इक्वेटर से नॉर्थ में जाते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ पर, यहाँ पर जाते हैं अगर आप, तो इस लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, कर्क रेखा, ठीक है। और इसी तरह अगर आप साउथ में जाते हैं 23.5 डिग्री साउथ पर, ये देखिए ये इसकी 23.5 डिग्री साउथ है और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। अगर यहाँ जाते हैं तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहते हैं, इसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इसे टॉरिड जोन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मतलब कि यहाँ की जो हीट है वो मैक्सिमम होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट होती है। हीट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर सन की रेज जो है वो वर्टिकल पड़ती हैं, ठीक है, वर्टिकल सन की रेज पड़ती है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसलिए इसे टॉरिड जोन कहते हैं। अब फिर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 66.5 डिग्री नॉर्थ पर चलते हैं, ओके। चलिए ये देखिए यहाँ हम लोग पहुँच गए आर्कटिक सर्कल, ये हो गया ये आर्कटिक सर्कल, हम लोग पहुँच गए 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। और इधर हम साउथ में चले आते हैं, यहाँ अंटार्कटिक सर्कल हमें मिलता है 66.5 डिग्री साउथ पर, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं क्या है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम टेम्परेट जोन कहते हैं, और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मॉडरेट होता है, बहुत ही अच्छा टेम्परेचर होता है, न तो बहुत हॉट होता है न ही बहुत कोल्ड होता है। इसलिए यहाँ पर फ्लोरा और फौना बहुत ही बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं यहाँ पे क्लाइमेट, ठीक है। अब हम 66.5 डिग्री से ऊपर 90 डिग्री पर चलते हैं, यहाँ नॉर्थ में 90 डिग्री पर अगर हम चले तो हम नॉर्थ पोल पर पहुँच गए, ठीक है, हम नॉर्थ पोल पर पहुँच गए। और यहाँ इसी तरह हम साउथ में जाते हैं 90 डिग्री पर तो हम साउथ पोल पर पहुँच गए। अब इन दोनों के बीच का आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है उसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है ये इसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं, इन दोनों को। अब हम बताते हैं क्यों इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ बहुत ठंडक होती है। अब आप सोचते होंगे यहाँ क्यों बर्फ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्यों इतनी ठंडक होती है, क्योंकि यहाँ पर सन की रेज जो है वो झुकी हुई होती हैं, सन की रेज यहाँ पर इंक्लाइंड होती हैं, स्लैंटिंग हैं। जैसे कि अगर आप, मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आप एक दीवार पर एक टॉर्च जलाइए, दीवार पर टॉर्च को एकदम वर्टिकल रखिए, ठीक है, एक पॉइंट पर आप टॉर्च जलाइए तो आप देखेंगे कि उसने एरिया बहुत ज़्यादा कवर तो नहीं किया है, लेकिन उसकी जो रेज हैं, उसकी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा, बहुत तीव्र होती है, मैक्सिमम लाइट होती है वहाँ पर, आप देखते होंगे। लेकिन अगर आप उसी टॉर्च को थोड़ा सा झुका कर जलाइए, थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए नीचे झुका कर, तो आप देखेंगे कि उसने एरिया थोड़ा उससे ज़्यादा कवर किया है, लेकिन उसकी जो लाइट है वो उस पहले की अपेक्षा कम है, उतनी तीव्र नहीं है जितनी पहले थी, ठीक है। तो वही सन के साथ होता है, सन की रेस के साथ होता है। जब सन यहाँ पर वर्टिकल थी तो यहाँ हमें मैक्सिमम हीट मिली, लेकिन जब सन की रेस यहाँ पर झुक गई तो यहाँ हमें कम हीट मिली, जिससे यहाँ का टेम्परेचर तो मॉडरेट हो गया टेम्परेट जोन का, लेकिन फ्रिजिड जोन पे उतनी ज़्यादा हीट नहीं मिली, वहाँ की इंटेंसिटी और भी कम थी, इसलिए वहाँ बर्फ़ पड़ने लगी, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई, इसलिए उसे फ्रिजिड जोन कहते हैं। और वो बहुत, वहाँ ज़्यादा लोग रहते भी नहीं है, इनहैबिटेशन एरिया है वो, ठीक है। ये तो ये चार हमारे, ये पूरे चार जो हैं ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, इन्हें आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारे पास टाइम हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि टाइम कैसे डिसाइड करते हैं। आपको मैंने बताया था ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के बारे में, मैंने बताया था कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो लंदन से होकर जाता है, वहीं से टाइम डिसाइड होता है, ठीक है। क्या होता है कि उसको हम 0 डिग्री मानते हैं, और अगर हम वहाँ से ईस्ट में जाते हैं, रुकिए मैं आपको फिगर दिखा के समझा देती हूँ। ये देखिए ग्रीनविच है, ये ग्रीनविच है, और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। ये ईस्ट की कंट्री है और ये वेस्ट की कंट्री है, ठीक है। तो अगर हम ईस्ट में जाते हैं तो टाइम जो होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, और अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो टाइम घटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर इक्वेटर नहीं, अगर लॉन्गिट्यूड पर प्राइम मेरिडियन पर 12 बज रहे हैं, तो अगर आप ईस्ट में जाते हैं, यहाँ पर 15 डिग्री पर ईस्ट में जाते हैं आप,
15 डिग्री पर, तो यहाँ पर 1 बजेंगे, और अगर आप वेस्ट में 15 डिग्री पर जाते हैं तो यहाँ पर 11 बजेंगे। देखिए अब ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर टाइम बढ़ा 1 घंटे तो यहाँ पर 1 बजे, और यहाँ पर टाइम घटा तो यहाँ पर 11 बजे। ठीक है, अब ये चीज़ आप सोच रहे होंगे कि 15 डिग्री पर 1 घंटा, हाँ ये फैक्ट है, इसे याद रखिए। 15 डिग्री पर अगर आप जाएंगे आगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, और 15 डिग्री पर 1 घंटा बढ़ेगा, और वेस्ट में जाएंगे तो 15 डिग्री पर 1 घंटा कम होगा। इसी तरह डिसाइड होता है टाइम। ठीक है, 15 डिग्री पर 1 घंटा तो मतलब 1 घंटे में 4 मिनट हो गए। ठीक, 1 डिग्री में 4 मिनट हो गए। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, जरूर पूछता है कभी कभी। और इंडिया के बारे में हम बात करें तो ये देखिए, मैंने बताया यहाँ पे इंडिया का जो टाइम जोन है वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वहाँ से दूर है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से दूर है, उसका लॉन्गिट्यूड दूर है वहाँ से, तो वो 5.5 घंटे आगे है। ये चीज़ याद है। अगर वहाँ पर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में, विलेज में वहाँ 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ 5:30 बजेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हम बताते हैं हमारा जो टाइम है, हम कैसे टाइम डिसाइड करते हैं। हमारा भी एक टाइम है, ऑफिस का टाइम 9 बजे या फिर इस तरह से स्कूल का टाइम, सबका टाइम होता है, तो हम लोगों ने अपना टाइम कैसे डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ दिन होता है तो उनके यहाँ रात होती है। अगर हमारे इंडिया में अगर दिन हो रहा है, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो अमेरिका में वेस्ट में जाइए आप तो वहाँ शाम के 6 बजेंगे। ठीक है, तो सबका टाइम अपना, सब लोगों ने अपना टाइम अलग अलग डिसाइड किया है कि कौन किस तरह से अपना टाइम डिसाइड करता है, किस तरह से किसको वर्क करना है। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट एरिया है। ठीक है, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर है। ये चीज़ याद रखिए, जो मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आपको बता रही हूँ इंडिया की, वो चीज़ नोट कर लीजिएगा, वो पूछता है कभी कभी। ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर हमारा वेस्टर्न मोस्ट एरिया है, जो कि गुजरात में है, और ईस्टर्न मोस्ट एरिया अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर है। ठीक है, ये हमारा लैटिट्यूड है, ये जम्मू कश्मीर में जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है, और नीचे इसी तरह साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर जो है वो लैटिट्यूड है। ठीक है, अब हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से होकर जाता है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट से होकर जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ये 82.5 डिग्री ईस्ट से मिर्जापुर से होकर जाता है। ये चीज़ याद रखिए, इफेक्ट याद रखिए, मिर्जापुर से होकर जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, हमारे यहाँ केवल एक ही टाइम जोन है, ये चीज़ याद रखिए। और कंट्री में अलग अलग टाइम जोन है, बहुत सारी कंट्री में तो बहुत सारे टाइम जोन है, जैसे कि रशिया में 11 टाइम जोन है, उन लोग की 11 टाइम जोन में बटा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ सबका टाइम बराबर है, एक ही टाइम जोन है हमारे यहाँ। हालांकि ये फैक्ट अलग है कि इंडिया में हमारे जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट एरिया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और आसाम, और हमारा वेस्टर्न मोस्ट एरिया जो है गुजरात राजस्थान, उसमें उसके टाइम में थोड़ा डिफरेंस है। उसमें यह है कि असम में सूरज पहले उगता है और गुजरात में 2 घंटे बाद उगता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है असम वालों को, क्योंकि उन्हें जल्दी वर्क करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए कुछ उन्होंने आंदोलन भी किए थे, बट वो अलग से टाइम जोन लागू नहीं करवा पाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, बट ये चीज़ फैक्ट आप याद रखिए। तो ये लेसन 2 था, इसको मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और आप इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए एक बार, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चैप्टर देखते हैं मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे मूव करता है, अर्थ का मूवमेंट कैसे होता है, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रोटेशन, अर्थ कैसे रोटेट करता है। ये बात आप याद रखिए, सबसे पहले अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करता है अर्थ। ठीक है, अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ये वेस्ट है तो ये ईस्ट है। ठीक है, ऐसे अर्थ इस तरह से रोटेट करता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। और अर्थ जो है अपने एक्सिस पर थोड़ा झुका हुआ है, ये देखिए इस फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, अपने एक्सिस पर थोड़ा अर्थ झुका हुआ है, वो अपने एक्सिस पर रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट में जाता है, और इस मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। और अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करने में पूरा 1 दिन लगाता है, 24 घंटे का समय होता है, 24 घंटे का समय लेता है। हम देखते हैं दूसरा रिवॉल्यूशन क्या है। रिवॉल्यूशन में ये होता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सन के अराउंड मूव करता है एक इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, ये याद रखिए, इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, ये देखिए आप देख रहे हैं इसमें, और इस मूवमेंट को हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अर्थ जो है रिवॉल्यूशन पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगाता है। ये चीज़ याद रखिए, आप सोचते होंगे कि साल में 365 दिन होते हैं तो 6 घंटे कहाँ गए। 6 घंटे हम हर साल 4 साल 6 घंटे को हम सेव करते हैं, जिसमें हमें पूरा, जब चौथे साल हम आते हैं तो हमें 24 घंटे मिलते हैं। ठीक है, पूरे 24 घंटे मिलते हैं हमें
और उन 24 घंटे को मिला के पूरा एक दिन होता है हमारा, जो हम चौथे साल हम लीप ईयर के रूप में मनाते हैं 29 फरवरी को। ओके, ये एक फैक्ट है, इसे याद रखिए। ठीक है, तो अब ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थ का मूवमेंट, कैसे समर आते हैं, कैसे विंटर आते हैं, कैसे इक्विनॉक्स आते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम आते हैं, ये सीजन है। एक बात आप याद रखिए, जब अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट करता है तब दिन और रात होते हैं, लेकिन जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो सीजन आते हैं। ये कभी कभी पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। ओके, तो हम देखते हैं इसमें अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है, कैसे सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समर सॉलिस्टिस की। 21 जून, ये देखिए आप 21 जून है, 21 जून को इसमें क्या होता है, 21 जून को अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट में लोकेटेड होता है, दैट द नॉर्थ पोल के पास अपने ऑर्बिट पर झुका हुआ होता है। थोड़ा सा ये देख रहे हैं आप इस फिगर में, अपने अर्थ नॉर्थ पोल पर झुका हुआ है 23.5 डिग्री पर। जैसे मैंने बताया था आपको 23.5 डिग्री पर झुका हुआ होता है। और इस अर्थ की सन की जो रेज है, ये देख रहे हैं आप, सन की जो रेज हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल पड़ती है। ठीक है, सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वर्टिकल पड़ती हैं, तो उस दिन समर सॉलिस्टिस स्टार्ट हो जाता है। सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उस टाइम को हम कहते हैं समर सॉलिस्टिस। ओके, इसमें क्या होता है आप देख रहे हैं, जैसे नॉर्थ पोल पर देखिए आप, यहाँ पर नॉर्थ पोल पर देखिए, यहाँ पर सन की रेज लगातार सन की रेज पड़ रही हैं, और साउथ पोल पर देखिए सन की रेज नहीं पड़ रही हैं। तो 6 महीने दिन होता है नॉर्थ पोल पर, और साउथ पोल पर 6 महीने रात होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। अब हम आते हैं 22 दिसंबर को। यहाँ पर क्या होता है, सन की रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहाँ होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पर सन की रेज वर्टिकल पड़ती हैं। और इसमें क्या होता है आप देख रहे हैं, इसमें जो अर्थ है वो अपने इसका जो साउथ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ है, और इसका नॉर्थ पोल बाहर की तरफ है। आप देख रहे हैं ना इस फिगर में, इसमें देखिए साउथ पोल जो है वो सन की तरफ झुका हुआ है, और इसका नॉर्थ पोल जो है ये बाहर है। और नॉर्थ पोल पर क्या है, सन की रेस नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पर 6 महीने ठंडक होती है, और साउथ पोल पर 6 महीने 6 महीने वहाँ रात होती है, और यहाँ 6 महीने दिन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है 22 दिसंबर को, जिस दिन सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, ये याद रखिए। अब हम आते हैं इक्विनॉक्स। 2 सॉलिस्टिस के बीच में एक इक्विनॉक्स आता है, ये याद रखिए। 2 सॉलिस्टिस के बीच में, समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस के बीच में एक इक्विनॉक्स आता है। उसमें एक स्प्रिंग इक्विनॉक्स, एक ऑटम इक्विनॉक्स होते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स कब क्या होता है, इक्विनॉक्स के टाइम में सन की जो रेज है वो वर्टिकल इक्वेटर पर पड़ती है। ठीक है, वर्टिकल वो इक्वेटर पर पड़ती हैं सन की रेज। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से दिन और रात बराबर होते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग आती है, वसंत ऋतु आती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम आता है 21 मार्च को। और जो दूसरा इक्विनॉक्स आता है वो 23 सितंबर को आता है, यहाँ पर ये देखिए 23 सितंबर को आता है। और इस टाइम क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पतझड़ ऋतु होती है, ऑटम होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है। ठीक है, तो ये फैक्ट, इसे बहुत अच्छे से पढ़िए, याद करिए, देखिए। और ये चीज़ देखिए, वेस्ट टू ईस्ट मोशन कर रहा है अर्थ। ठीक है, ये याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसे। तो मैंने आपको समर सॉलिस्टिस के बारे में बता दिया, यहाँ मैंने नोट्स लगा दिया है, आप इसे पढ़ सकते हैं, इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और ये विंटर सॉलिस्टिस है, ये भी मैंने आपको बता दिया, 22 दिसंबर है। ये देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, थोड़ा 22 कर लीजिएगा आप। ठीक है, 22 दिसंबर है। और नेक्स्ट है ये इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में भी मैंने बता दिया 21 मार्च को आता है एक बार 23 सितंबर को आता है। तो मैंने आपको समझा दिया, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो लिख सकते हैं। ये चैप्टर 1 to चैप्टर 3 का पूरा एक्सप्लेनेशन था। इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। जितने भी उसमें फैक्ट थे, जितने भी उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, मैंने सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की है, एक्सप्लेन किया मैंने। और आप इसको एक बार देखिए, समझिए अच्छे से, एक बार पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। ये पार्ट 1 था एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6 का। पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगी, उसमें अदर चैप्टर होंगे, और भी एनसीईआरटी की सीरीज़ में लाऊंगी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब की भी सीरीज़ लाऊंगी। आप लोग जरूर देखिए। ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए अगर आपको अच्छा लगे तो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी वीडियो अपलोड करूं आपके कंपटीशन के लिए, जिससे आप अपने एम को पा सकें। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।